तो हमारा अगला टॉपिक है अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, मतलब हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उसके हम क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। अब बच्चों अमीनो एसिड्स जो हैं उनका आपका क्लासिफिकेशन जो है उसको हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। देखो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हो गई आपकी। एक हो गई अम्लीय, एक हो गए आपके क्षारकीय और एक हो गए आपके उदासीन। अब ये तीनों क्या क्या होता है पहले समझते हैं। एक हो गए आपके अम्लीय, एक हो गए आपके क्षारकीय, एक हो गए आपके उदासीन। अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारकीय मतलब बेसिक और उदासीन मतलब आपके बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो इंग्लिश में अगर आप इसको समझो तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब अमीनो अम्लों का वर्गीकरण मैंने 3 कैटेगरीज में किया। पहले हो गए मेरे अम्लीय, दूसरे हो गए मेरे क्षारकीय, तीसरे हो गए मेरे उदासीन। अब अम्लीय हम किसको बोलेंगे? अब आपको पता है कि अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा तो वो कोई भी चीज अम्लीय होगी, बेसिक ग्रुप ज्यादा होगा तो वह क्षारकीय होगी, और दोनों बराबर बराबर होंगे तो हम बोल देंगे कि दोनों की वजह से कोई भी चीज क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अब मैंने आपको अमीनो अम्ल का एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि यहाँ पर RCH COOH और ये NH2, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया और यही आपके प्रोटीन को बनाने में काम करता है। तो बच्चों अमीनो एसिड्स में आप अगर देखोगे कि किसी भी अमीनो एसिड में अगर इस COOH की संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा? ये COOH, ये एसिड है ना, यही तो एसिड है, और ये NH2 क्या है? ये आपका बेस है। एसिड हो गया अम्ल और बेस हो गया आपका क्षार। ठीक है, अगर इस COOH की संख्या NH2 से ज्यादा है तो आप बोलोगे कि कोई भी अमीनो अम्ल आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि अम्लीय हम कब बोलेंगे? जब COOH अणुओं की संख्या NH2 से ज्यादा हो। ठीक है, जब COOH के अणुओं की संख्या NH2 से ज्यादा हो तो हम बोलेंगे कि कोई भी अमीनो एसिड्स हमारा अम्लीय है। अब हम क्षारकीय किसको बोलेंगे? क्षार मतलब हो गया बेस, और इसमें बेस कौन है? बेस आपका NH2 है। अगर NH2 के अणुओं की संख्या COOH से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि कोई भी चीज क्या है? कोई भी चीज क्षारकीय है। तो क्षारकीय का क्या मतलब होगा? देखिएगा यहां पर, जब NH2 के अणुओं की संख्या COOH से ज्यादा हो। तो NH2 के अणुओं की संख्या COOH से ज्यादा हो तो हम बोलेंगे वो बेसिक है, वो आपका क्षारकीय है। ये क्या होगा? ये होगा आपका एसिडिक, ये होगा बच्चों आपका बेसिक, और ये हो जाएगा आपका उदासीन मतलब आपका न्यूट्रल। अब कोई भी अम्ल हमारा उदासीन कब होगा? वो उदासीन कब होगा? जब आप बोलोगे कि NH2 और COOH के अणु दोनों बराबर संख्या में है। तो जब NH2 के अणु एवं COOH के अणु की बराबर संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उदासीन कहेंगे। उदासीन मतलब न्यूट्रल। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उदासीन कहेंगे। इतना क्लियर? तो आप ये देखोगे कि आपके पास अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में हो गया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिड उसको कब बोलोगे? जब COOH ज्यादा हो। कौन ज्यादा हो? COOH ज्यादा हो। बेसिक कब बोलोगे? जब NH2 ज्यादा हो। और न्यूट्रल कब बोलोगे? जब दोनों के अणुओं की संख्या क्या हो गई? दोनों के एटम आपके बराबर हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका सेकंड क्लासिफिकेशन अबाउट अमीनो एसिड्स। और एक अमीनो अम्ल मैंने आपको बताए आवश्यक वाले और अनावश्यक वाले।
आवश्यक वो होते हैं जो आप खाने के किसी स्रोतों के थ्रू अलग अलग टाइप से लेते हो, और आपके अनावश्यक वो होते हैं जो आप लेते नहीं हो, वो आपके शरीर में खुद ही संश्लेषित होता है। क्लियर इतना? तो ये था आपका अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अब बच्चों, अमीनो अम्ल जो होता है ना, वो हमारे पास में बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है वो आपकी मीठी जो भी चीजें होती है ना उनमें पाया जाता है। ग्लाइसिन के बाद अगर हमारे पास में एक और होता है टेक्यूलिन, ठीक है, ये आपका जो होता है ये पनीर में सबसे ज्यादा ये आपको मिलता है। तो ये सब आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हमको एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। तो आप ओपन करके उस बुक को देख सकते हो कि हमें यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स के नाम दिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब अमीनो एसिड्स को हमेशा हम 3 अक्षर के थ्रू लिखते हैं, जो 3 पहले अक्षर होते हैं। जैसे मैंने बोला ग्लाइसिन, तो मैं सिर्फ GLY लिखूंगी, उसके थ्रू इसको हमने लिखा है, और एक अक्षर का कोड इनका ये होता है। तो देखते हैं कि अमीनो अम्ल आपके पास में यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला अमीनो एसिड है, इसका नाम है आपका ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। इसमें आपको H देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका 3 अक्षर का प्रतीक लिखूं तो हुआ इसका GLY, और इसका पहला लेटर G है तो इसका कोड हो गया G, ठीक है। सेकंड है एलानिन। एलानिन मतलब एक CH3, 3 अक्षर में एला लिखेंगे, कैपिटल लेटर में A लिखेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है वेलिन। वेलिन का मतलब 2 CH3 और एक CH, VAL लिखेंगे और V लिखेंगे। चौथा हो गया आपका ल्यूसिन। ल्यूसिन में CH3 2, फिर CH2। इसको ल्यूसिन है तो LEU लिखेंगे, कोड वर्ड इसका कैपिटल L लिखेंगे। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन। आइसो ग्रुप क्या होता है कि दोनों तरफ CH3 और बीच में आपका सेकंड वाले कार्बन पे CH3, तो इसको हम लिखेंगे, इसका नाम है आइसोल्यून, तो इसको ILE लिखेंगे। और कोड लेटर में हमेशा हम सबका पहला कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, तो इसका हम लिखेंगे कैपिटल लेटर I। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और अमीनो अम्ल हमको दिए हुए हैं। 6th पे है आपका आर्जिनिन। आर्जिनिन का फॉर्मूला NHCNHCH2 होल थ्राइस, और सेकंड आपका जो कार्बन है उस पे NH2, तो इसका नाम आर्जिनिन है। तो आर्जिनिन का पहला 3 शब्द हुए ARG, और हम इसको R से लिखेंगे, A से नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन का मतलब NH2 लगा हुआ है, लेकिन जो CH2 ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो आपके पास में 4 हैं, और इसको हम लिखेंगे LYS, और इसको हम लिखेंगे K से। नेक्स्ट है ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अब अम्ल है तो अम्ल मतलब यहाँ COOH ग्रुप आएगा, ग्लू लिखेंगे और E से संबोधित करेंगे। एस्पार्टिक अम्ल, COOH CH2, एस्पार्टिक नाम है तो ASP लिखेंगे, संबोधित D से करेंगे। ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिन मतलब NH2CO CH2 CH2, ग्लूटेमिन है तो GLN लिखेंगे और संबोधित इसको Q से करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ अमीनो अम्ल लिखे हैं। आपके पास में कुछ और कैटेगरी भी है, देखो। एस्पेराजिन, फॉर्मूला ये हो गया NH2CO CH2। एस्पेराजिन है तो ASN से लिखेंगे, संबोधित N से करेंगे। थ्रियोनिन, CH3CHOH, थ्रियोनिन है तो THR, पहले के 3 शब्द लिखने हैं और संबोधित T से करेंगे। सेरिन, सेरिन मतलब CH2 के साथ आपका OH, अल्कोहलिक समूह। सेरिन है तो 3 शब्द SER लिखेंगे। 3 शब्द हम इंग्लिश की इसके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे मैं अगर सेरिन की स्पेलिंग लिखूं तो SERIN, तो SER को हमको लेना है, और कोड वर्ड हो गया इसका कैपिटल S। सिस्टिन, HSCH2, और लिखेंगे इसको CYS से, संबोधित करेंगे C से। मेथिओनिन, मेथिओनिन CH3S CH2 CH2, लिखेंगे MET से और संबोधित करेंगे इसको M से, ठीक है। तो ये क्या था? ये आपका अमीनो अम्लों का वर्गीकरण था, और इसी वर्गीकरण में हमारे पास में कुछ और भी नाम दिए हुए हैं। तो आई नो कि इन नाम को आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, बट बच्चों एक बार हमें क्या करना है, इनके नेम्स को ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के कोई से भी टॉपिक से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन अराइज एग्जाम में हो सकता है। फेनिल एनालिन, फेनिल मतलब फिनाइल की रिंग, एलेनिन मतलब, क्योंकि आप फेनिल की स्पेलिंग लिखोगे तो PHENYL लिखोगे तो PHE लिया और कोड हो गया इसका F। नेक्स्ट है टायरोसिन, टायरोसिन का TYR और Y इसका कोड वर्ड। ट्रिप्टोफैन, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन की 2 रिंग्स कंबाइन, और TRP लिखेंगे, W से संबोधित करेंगे।
हिस्टिडिन स्ट्रक्चर में NHNCH2, हिस्टिडिन है तो HYS लिखेंगे और संबोधित इसको हम H से करेंगे। ये थे आपका 19 नंबर। 20 जो है वो है आपका प्रोलीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि बेंजीन की रिंग यहाँ कंप्लीटेड नहीं है, बल्कि ये कुछ इसका डिफरेंट ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गिवन है। तो प्रोलीन में प्रो हो गया और पी हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये आपका क्लासिफिकेशन हमें इस चैप्टर में गिवन है। तो ये टेबल में आपको थोड़े बहुत जो नेम्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, बट हमें मेन क्या समझना है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वही प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो भी प्रोटीन बनेगा वो अमीनो अम्लों से ही बनेगा। क्लियर इतना? चलिए अब क्योंकि हमने शुरू किया था चैप्टर का, हमने आज का लेक्चर प्रोटीन, तो प्रोटीन का परिचय पूरा अमीनो अम्लों ने ही दिया। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो आपकी कैसे होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन आपके बनते कैसे हैं, प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अब प्रोटीन को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, हमको अल्फा अमीनो अम्ल चाहिए। कौन से अम्ल चाहिए? अल्फा अमीनो एसिड्स। तो हमने ये देखा कि प्रोटीन की अगर हमें संरचना करनी है तो हमें यहाँ पर हमको अमीनो अम्ल चाहिए होंगे, ये क्योंकि अमीनो एसिड्स के ही बहुलक होंगे। बहुलक मतलब उसके पॉलीमर होंगे। तो बच्चों देखो, जब आप प्रोटीन की संरचना करते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अमीनो एसिड्स, मतलब मुझे यहाँ पर अमीनो ग्रुप भी चाहिए और मुझे यहाँ पर एसिडिक ग्रुप भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी कि आपका जो अमीनो ग्रुप होता है वो NH2 होता है और एसिडिक ग्रुप आपका COOH होता है। तो इन दोनों का होना जरूरी है प्रोटीन की संरचना करने में। तो देखो आप करोगे क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप प्रोटीन्स की संरचना करते हो तो आपको पता है कि NH2 यहाँ पर है और इसको मैं OH COOH, इतना क्लियर है। अब क्या होगा जब आप प्रोटीन की संरचना करते हो तो ये NH2 क्या करेगा, अपना एक H देगा और ये COOH अपना OH देगा। ठीक है, अब ये दोनों H और OH मिलके जल बन गए और जल का एक मॉलिक्यूल जब ये संरचना होगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये जल का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तो आप क्या देखोगे, यहाँ बचेगा NH और यहाँ बचेगा आपका OC। ठीक है, तो इस जल के एक मॉलिक्यूल के निकलने के बाद ये जो बॉन्ड बना है, ये जो आबंध बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। मैं इसको हिंदी में बोलूंगी तो इसका नाम होगा पेप्टाइड आबंध। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड आबंध बोलेंगे। देखो जब मैंने आपको ग्लूकोज पढ़ाया था तो वहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक आबंध बन रहा था। लेकिन अगर अमोनिया और एसिड के बीच बॉन्ड बनने से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो हम बोलेंगे कि उस बॉन्ड का क्या नाम होता है? उस बॉन्ड का पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में आपस में मॉलिक्यूल्स कौन से बॉन्ड से अटैच होंगे? वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही अटैच होंगे। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? इनके बीच में पेप्टाइड के बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम देखेंगे कि प्रोटीन की संरचना हुई कैसे। NH2CH COOH। ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पास NH2CH, यहां लगा है CH3 और COOH। अब अगर हमें इन दोनों का मिश्रण चाहिए, ठीक है, ये जो होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है ग्लाइसिन और ये होता है आपका एलामिन। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो NH2 यहां पर लगा है, ये NH2 का एक HSOH के साथ कंबाइन होके वाटर के एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा तो यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्लाइएला। मैंने बोला आपको कि जब आप प्रोटीन का नाम देते हो तो आपको जो भी इनका नाम है उसमें से 3-3 लेटर्स को आगे से निकालना है, क्योंकि हमेशा तृतीयक प्रारूप का होता है। तो ग्लाइसिन की स्पेलिंग में क्या आया? ग्लाई, और एलामिन की स्पेलिंग में क्या आया? एला। तो इसका नाम हुआ ग्लाइएला। ठीक है, अब
इस OH और H के मिलने से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इस प्रोटीन ने कैसा बॉन्ड बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। तो आप बच्चों देखोगे कि यहाँ पर OH और H एक है, यहाँ पर NH2 और OH एक है, तो एक और एक हो गए दो, और दोनों ही चीजें मैंने अलग अलग तरीके के अमीनो अम्ल लिए हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो दो, आप देखोगे कि यहाँ पर दो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बना है, तो इसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। इसी तरीके से अगर ये 3 वाला होता तो हम बोलते हैं इसको ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो इसी तरीके से जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं हम उसके बेसिस पे उसको डाई ट्राई टेट्रा नाम देते जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि जो आपके प्रोटीन है उन प्रोटीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो लगभग 10,000 U होता है। ये आणविक द्रव्यमान कितना होता है? लगभग 10,000 यूनिट्स तक होता है। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन्स का जो आणविक द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है। और प्रोटीन हमेशा दो फंक्शनल ग्रुप उसके पास है, क्रियात्मक समूह, एक NH2 है, एक COOH है। तो दोनों में से जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इतना क्लियर? तो बच्चों, अमीनो के वर्गीकरण को अब हम समझ चुके कि अमीनो को आपने कैसे क्लासिफाई किया। अमीनो अम्लों को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया कि एक जो हमारे लिए एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल है, और उसका वर्गीकरण हमने दूसरे रूपों में भी पढ़ा कि अमीनो एसिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब आपका एक NCERT पुस्तक का ही आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बुक में। तो वो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए। प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, अमीनो अम्लों के गलनांक। ठीक है, अमीनो अम्लों के गलनांक मतलब अमीनो एसिड्स का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जल में विलयता मतलब वाटर की में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सामान्य संगत हेलो अम्लों, हेलो अम्लों मतलब कि कोई भी अम्ल है उसके साथ हेलोजन चेन जुड़ी हुई है, कोई भी हेलोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हेलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है, ये आपको समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। वो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिएगा, बात हुई है मेल्टिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबिलिटी की। अब क्या बात हो रही है? अमीनो अम्ल कैसे बनाते हो अमीनो एसिड्स को। देखो आप, अमीनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपका NH2 होता है, यहाँ मैंने CH3 ले लिया, यहाँ COOH ले लिया, और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने इसको CH2 लगा लिया। यहाँ पर हो सकता है कभी कोई R ग्रुप भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये अमीनो एसिड्स एक बहुत ही स्पेशल काइंड का आयन बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले अमीन चैप्टर में भी बताया है कि NH3 जो है, NH2 जो है ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये CH और R आपका ऐसा कैसा रहता है, और ये C हो जाता है COO नेगेटिव। मतलब इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इसने इस H2 को दे दिया, तो ये हो गया NH3 पॉजिटिव क्योंकि इसने एक H को ले लिया, COO नेगेटिव क्योंकि इसने अपना O दे दिया। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए तो ये एक आयन बना, और इस आयन का एक स्पेशल नेम होता है ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? इस आयन को हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्लियर? तो ज्वीटर आयन जो आपका आयन है, ये आयन आपका एक ऐसा आयन है जिसमें आपके ध्रुवीय गुण है। ठीक है, ध्रुवण ध्रुवकर्ता, ये आपने पहले चैप्टर 9 में पढ़ा है जहां पर मैंने आपको त्रिविम गुण बताए थे। तो इसमें ध्रुवीय ध्रुवणकर्ता का गुण है, जिसकी वजह से ये जो ज्वीटर आयन है ना, ये एक स्पेशल तरीके के लवण का काम करता है, सॉल्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये आपका ध्रुवण लवण है। अब देखो, अगर कोई भी चीज लवण है, कोई भी चीज सॉल्ट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और ये वाटर में भी सॉल्युबल होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सॉल्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह में किसी हेलो अम्लों की बात करूं कि अम्ल भी है, साथ में हेलोजन ग्रुप है, तो हम बोलेंगे ये हमारा लवण नहीं है, इसमें लवण का गुण
नहीं है। तो अगर इसमें लवण का गुण नहीं है तो ये आपका न तो उसका गलनांक ज्यादा होगा और ना ही ये जल में विलयता को प्रकट करेगा। तो रीजन क्या है कि अमीनो अम्ल का गलनांक और जल में विलयता क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? ज्वीटर आयन में। और ज्वीटर आयन क्या है आपका? ये एक आपका स्पेशल टाइप का सॉल्ट है। क्लियर? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? देखिएगा, एमिनो अम्ल अपने आप को ज्वीटर आयन में परिवर्तित कर लेते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? ज्वीटर आयन में परिवर्तित कर लेते हैं। ज्वीटर आयन में परिवर्तित करने की वजह से यह एक लवण का काम करता है। किसका काम करता है? एक सॉल्ट का काम करता है, जिसका गलनांक एवं जल में विलयता हेलो एसिड से ज्यादा है और हेलो अम्लों में लवण बनाने का गुण नहीं है। क्लियर? तो आपको एक सिंपल बात ये समझनी है कि आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी है कि वो एक ज्वीटर आयन बनाए। ज्वीटर आयन में भ्रूण ध्रुवकर्ता गुण होने के कारण आप देखोगे कि उनके बीच में आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों हैं और ये सॉल्ट जो होता है ये आपका वाटर में सोल्यूबल होता है, विलयता को प्रकट करता है। लेकिन ये जो आपके हेलो अम्ल है इनमें कोई लवण बनाने का गुण नहीं है, तो आप देखोगे कि इनकी ना तो जल में विलयता होगी और ना ही इनका गलनांक ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है और बेसिकली इस लेक्चर में हमने आज कंप्लीट स्टडी की किस टॉपिक के बारे में? हमारे अमीनो एसिड्स के बारे में। टॉपिक था हमारा प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन की चर्चा करने के लिए अमीनो एसिड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है आपका वो अल्फा अमीनो एसिड से ही मिलके बना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बेसिकली हमने प्रोटीन के परिचय के बारे में जाना। प्रोटीन का परिचय कौन देते हैं? अमीनो एसिड्स ही देते हैं। और हमने देखा कि प्रोटीन की संरचना हम कैसे करेंगे। तो प्रोटीन टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी हमारा लेंथी टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और हम प्रोटीन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको स्टडी मटेरियल, कंटेंट, डीपीपी या कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।